अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने बेसन सेवन सेमेस्टर के क्रिटिकल केयर नर्सिंग के फर्स्ट चैप्टर को यहाँ तक पढ़ा था कि जो क्रिटिकल केयर नर्स होती है उसके रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे रूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग। क्रिटिकल केयर नर्सिंग के रूल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है इसके रूल्स यही है कि जो एंटीसिपेटरी नर्सिंग केयर है वो पेशेंट को प्रोवाइड किया जाए। अब ये एंटीसिपेटरी नर्सिंग केयर क्या है? एंटीसिपेटरी नर्सिंग केयर यही केयर है कि जब हम किसी पर्सन को, किसी पेशेंट्स को असेस करें और इसके साथ डिस्कशन करें और इसके जो नीड्स होती है उसके बेस पे हम उनको केयर प्रोवाइड करें। दूसरा है अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉम्प्ट एक्शंस। अर्ली डिटेक्शन पेशेंट्स आ जाए तो उसकी जो डायग्नोसिस है, अर्ली डायग्नोज, अर्ली डिटेक्शंस वो करना है और उस एक्शंस को परफॉर्म करना है। एक्सपर्टाइज यही है कि एक एक्सपर्ट का होना चाहिए, एक्सपर्ट पर्सन होना चाहिए ताकि वो जो एक्सपर्ट नर्स होती है, ताकि उसके ऐसा नर्स जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास स्किल्स होती है, वो नर्स केयर प्रोवाइड करे। सपोर्टिव केयर यही है कि उसके जो राइट्स है उसको सपोर्ट करे, इसके लिए फाइट करे। इसके साथ साथ जो उसके नीड्स है ताकि वो नीड्स पेशेंट्स को मिल जाए, उसके जो पेशेंट्स के क्रिटिकली इल पेशेंट्स के जो फैमिलीज होती है उसको सपोर्ट किया जाए। कम्युनिकेशन यही है कि जो पेशेंट्स है या पेशेंट्स के जो फैमिलीज होती है उसके साथ कंप्रिहेंसिव कम्युनिकेशन किया जाए ताकि उनको समझ आ जाए। कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस यही होते हैं। कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस होते हैं कि जब आता है रिक्वेस्ट करता है और उस प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो है प्रिजर्वेशन ऑफ पेशेंट्स फिजियोलॉजिकल डिफेंस, और जितने भी फिजियोलॉजिकल डिफेंसेस है पेशेंट्स के उसकी प्रिजर्वेशन, इसकी प्रिवेंशन करें। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचाइए। इसका मतलब क्या है, ताकि जब आईसीयू में पेशेंट्स मौजूद हो तो आईसीयू में नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इन्फेक्शन से प्रिवेंशन लाजिमी है। क्राइसिस इंटरवेंशन है, जब क्राइसिस वाक़या हो जाए तो उसके लिए इंटरवेंशन करना है। स्ट्रेस रिडक्शन, आईसीयू में बहुत ज़्यादा नाइस होती है, स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होती है, इसकी वजह से पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। तो क्रिटिकल जो केयर नर्स है वो कोशिश करे कि वो पेशेंट्स को स्ट्रेस से निकाले और जो इथिकल प्रिंसिपल्स करें। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स है। आईसीयू के लिए 3 ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल्स होती है। एक है ओपन मॉडल, दूसरा क्लोज मॉडल, तीसरा हाइब्रिड मॉडल। ओपन मॉडल वो है कि जिसमें आईसीयू के मेन स्टाफ के साथ साथ अदर मेडिकल स्टाफ्स भी अलाउ हो आईसीयू में, और क्लोज्ड है, इंटेंसिविस्ट है जो आईसीयू स्टाफ्स है वो अलाउड हो और इसके अलावा कोई और जो है वो अलाउड नहीं है। हाइब्रिड मॉडल क्या है? हाइब्रिड मॉडल में क्लोज मॉडल और ओपन मॉडल इस तरह कंबाइन इस तरह है कि आईसीयू में जो आईसीयू स्टाफ है वो भी होती है और इसके साथ साथ जो अदर टीम्स है, अदर टीम वर्कर्स है, अदर फिजिशियंस है, अदर मेडिकल ऑफिसर्स है, स्टाफ्स है, वो भी होती है। आप आईसीयू में कौन कौन से स्टाफ्स होती है? एक होती है डायरेक्टर या इंटेंसिविस्ट। डायरेक्टर या इंटेंसिविस्ट वो होता है जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स को केयर प्रोवाइड करे, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास स्किल्स हो, जो रिसर्चर हो, जो एल्डर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, टीचर्स हो। ओके, ट्रेंड स्टाफ, इसके साथ साथ मेडिकल स्टाफ के साथ साथ आईसीयू में ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद हो। वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए, वन वेंटिलेशन पेशेंट के लिए एक नर्स लाजिमी है, मतलब वेंटिलेटेड पेशेंट्स के लिए 1:1 है, और जो अदर पेशेंट्स है 2 पेशेंट के लिए एक नर्स होती है। लेकिन नर्स ऐसा हो कि इसके पास स्किल्स हो, ट्रेंड हो, वो नर्स चाहिए। और जो एलाइड हेल्थ और इंसिपिलिटी स्टाफ्स होती है इसमें एक रेस्पिरेटरी सर्विसेज वाले होते हैं जो वेंटिलेटर या रेस्पिरेटरी जो है वो प्रोवाइड करें। इसके साथ साथ फिजियोथेरापिस्ट, न्यूट्रिशियंस, बायोमेडिकल इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस जो है मुख्तलिफ डिप्लोमाज में होते हैं, हेल्थ टेक्नीशियंस और एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस, सर्जिकल टेक्नीशियंस वगैरह, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, सोशल वर्कर्स, काउंसलर, हाउस कीपिंग स्टाफ्स, etc. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईसीयू, इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंट प्लानिंग। इसके लिए एक इंटेलिजेंट प्लानिंग बनाना चाहिए।
एक अच्छा प्लानिंग होना चाहिए इसके लिए। वन मस्ट कीप द नीड ऑफ द हॉस्पिटल एंड इट्स लोकेशन, और जो आईसीयू हो, आईसीयू एक ऐसी जगह होती है कि हॉस्पिटल में इसके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन होना चाहिए। वन आईसीयू में नॉट कैटर टू ऑल नीड्स, और आईसीयू में तमाम तर नीड्स जो है, तमाम तर ज़रूरियात जो है वो पूरा होना नामुमकिन है, पूरा नहीं हो। An institute may plan beds into multiple units under separate management by single discipline specialists such as medical ICU, surgical ICU। हॉस्पिटल में बहुत से यूनिट्स होते हैं, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, सीसीयू, क्रिटिकल केयर यूनिट, बंद आईसीयू, ट्रॉमा आईसीयू। तो इस सब के लिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ बेड्स होना चाहिए, और ये बेड्स कौन मैनेज करेगा? इंस्टीट्यूट जो होता है वो इस बेड्स को मैनेज करेगा कि किस वार्ड में कितने बेड्स की ज़रूरत है। द नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स इन हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में आईसीयू में कितने नंबर ऑफ बेड्स चाहिए, तमाम हॉस्पिटल के मुकाबले में आईसीयू में 2 to 20% बेड्स होना चाहिए। और जब ये इस वैल्यू से बेड्स कम हो तो उसी वक्त जो कास्ट इफेक्टिव केयर है वो नहीं होगा, और ये नॉट कास्ट इफेक्टिव होगा। 10% ऑफ टोटल आईसीयू बेड्स आर एलोटेड टुवर्ड्स आइसोलेशन रूम, और आईसीयू के मुकाबले में 10% बेड्स जो होते हैं वो कहाँ पर चाहिए? वो आइसोलेशन जो रूम होते हैं वहाँ पर होना चाहिए। इसके साथ साथ ईच इंटेंसिव केयर यूनिट शुड बी जियोग्राफिकल, हर आईसीयू, हर एक इंटेंसिव केयर यूनिट में एक जियोग्राफिकली डिस्टिंक्ट, एक स्पेसिफिक, एक सेपरेट एरिया होना चाहिए जहाँ पर तमाम आईसीयू के कंट्रोल सिस्टम हो। नो क्रॉस ट्रैफिक टू अदर डिपार्टमेंट शुड अकर, और एक ऐसा एरिया चाहिए, एक ऐसा एरिया चाहिए कि जिस पर सिर्फ आईसीयू स्टाफ ट्रेवल करे और अदर डिपार्टमेंट वाले या जो पब्लिक है या जो विजिटर्स है उसकी सेपरेट वे हो। Location should be chosen so that the unit is adjacent to or within direct elevator travel to or from the emergency department, operating room, intermediate care unit, in radiology department, corridors, lifts and ramps है। मतलब यही है कि एक ऐसा लोकेशन होना चाहिए जिस जो एलिवेटर या लिफ्ट के सामने हो, इमरजेंसी डिपार्टमेंट इसके नज़दीक हो, ऑपरेटिंग रूम, इंटरमीडिएट जो केयर यूनिट्स हैं वो, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सब एक दूसरे के नज़दीक हो। और लिफ्ट इतना होना चाहिए कि इसमें जो पेशेंट्स की जो ट्रॉली है वो आसानी ले जा सके। बेड स्पेस कितना होना चाहिए? ओपन एरिया के लिए 150 से लेकर 200 स्क्वायर फीट, और हर एक बेड्स के दरमियान जो बेड्स लगे हुए हैं उसके दरमियान जो है 8 फीट, और जो सिंगल रूम में जो बेड्स की स्पेस है या एरिया है वो कितना चाहिए? 225 से लेकर 250 स्क्वायर फीट एरिया पर बेड के लिए सिंगल रूम में इतना एरिया चाहिए। पेशेंट एरिया में 3 ऑक्सीजन आउटलेट्स, 3 सक्शन आउटलेट्स, 2 कंप्रेस्ड एयर आउटलेट्स, 16 फार आउटलेट्स पर बेड होना चाहिए। बेड साइड स्टोरेज होना चाहिए जिसमें जो हेनरेंस सोल्यूशन हो या पेशेंट्स के जो पर्सनल इक्विपमेंट्स हो वो रखा जाए। जो सिरेंजेस हो इसके लिए अलग एक केबिन होना चाहिए जिसमें फार्मास्यूटिकल जो है वो रखा जाए, और जो ब्लड बैग्स है या इंफ्यूजन्स है वो रखना चाहिए बेड्स पे, बल्कि रखना नहीं चाहिए बल्कि ये आईसीयू में मौजूद है। पेशेंट्स एरिया, मल्टी चैनल इन्वेंसिव मॉनिटर, वेंटिलेटर, इन्फ्यूजन पंप, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट, फ्लूइड एंड बेड वार्मर्स, पोर्टेबल लाइट्स, डिफिब्रिलेटर्स, एनेस्थीसिया मशीन्स एंड टिपिकल एयरवे मैनेजमेंट इक्विपमेंट्स आर नेसेसरी। पेशेंट्स एरिया में कौन कौन से चीज़ें लाजिमी है? इसमें मल्टी चैनल इन्वेंसिव मॉनिटर, वेंटिलेटर, इन्फ्यूजन पंप, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट, फ्लूइड एंड बेड वार्मर्स, पोर्टेबल लाइट्स, डिफिब्रिलेटर्स, एनेस्थीसिया मशीन्स एंड टिपिकल एयरवे मैनेजमेंट, जो टिपिकल एयरवे मैनेजमेंट के लिए जो इक्विपमेंट्स है ये सब पेशेंट्स एरिया में होना चाहिए, ये बहुत लाजिमी है। According arrest emergency alarm button must be present at every bedside within the ICU, और ICU में बेडसाइड पर क्या होना चाहिए? एक कार्डिक अरेस्ट या इमरजेंसी अलार्म जो है वो होना चाहिए। अलार्म शुड ऑटोमेटिकली साउंड इन द हॉस्पिटल टेलीकम्युनिकेशन सेंटर, जो हॉस्पिटल टेलीकम्युनिकेशन सेंटर है, सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन है, ICU है, अदर डिपार्टमेंट्स है, अलार्म ऑटोमेटिकली साउंड पैदा करेगा और सबको खबर मिल जाएगा।
थेराप्यूटिक एलिमेंट्स इन आईसीयू इन्वायरमेंट। आईसीयू इन्वायरमेंट में थेराप्यूटिक एलिमेंट्स क्या है? तो विंडो एंड आउट्स डेट प्रोवाइड्स नेचुरल व्यूज ऑफ नेचर कैन रिड्यूस स्ट्रेस। एक ऐसा नेचर व्यूज होना चाहिए जिससे स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि पहले हमने बात की है कि आईसीयू में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फैक्टर्स मौजूद होती है जिसकी वजह से पेशेंट स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसलिए अगर वो स्ट्रेस रिड्यूस रखा जाए तो पेशेंट्स के कुछ ना कुछ केयर इसकी वजह से भी हो जाती है। फैमिली पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग फैसिलिटीज़ फॉर ओवरनाइट स्टे इन कंफर्टेबल वेटिंग रूम्स। और जो फैमिली पार्टिसिपेशन के लिए जो ओवरनाइट में जो स्टे करते हैं हॉस्पिटल में, तो वो अगर उसको ये फैसिलिटीज़ होना चाहिए कि वो हॉस्पिटल में स्टे करे पेशेंट्स के साथ या एक अलग कंफर्टेबल वेटिंग रूम में। प्रोवाइडिंग का मतलब जब प्राइवेसी, एक प्राइवेसी होना चाहिए, पेशेंट्स को प्राइवेसी प्रोवाइड करना चाहिए। पर्सनल कंट्रोल थ्रू एडजस्टेबल कर्टन्स एंड ब्लाइंड्स, एसेसिबल बेड कंट्रोल, ये सब होना चाहिए। नॉइज रिडक्शन थ्रू कंप्यूटराइज्ड फिगर्स एंड साइलेंट अलार्म्स। जो नॉइज है आईसीयू में, पहले भी हमने बात की थी कि आईसीयू में नॉइज बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए नॉइज को रिड्यूस करने के लिए कंप्यूटराइज्ड फिगर्स और अलार्म को साइलेंट रखना चाहिए। Medical team continuity that allows one team to follow the patients through his or her entire stay। और जो हॉस्पिटल में आईसीयू में पेशेंट्स जो होती है, तो मेडिकल टीम या और जो टीम होती है आवर डिपार्टमेंट्स की, उसके टीम पेशेंट्स के साथ होना चाहिए कि वो पेशेंट्स की चेकअप करे, कंटिन्यू चेकअप करे। इसके बाद आते हैं सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन। Patient must be situated so that direct or indirect visualizations by healthcare providers is possible at all times। Patients एक ऐसे जगह में होना चाहिए जहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स वो देख सके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो देख सके। इनडायरेक्टली ये हो एक ऐसा रूम होना चाहिए जिसमें एक इनडायरेक्टली, मिसाल में इस तरह देना हो कि एक हॉस्पिटल है, इसमें आईसीयू में एक पेशेंट पड़ा हुआ है और उसके कैमरा लगा हुआ है, और जो स्टाफ है अपनी रूम में वो स्क्रीन पर पेशेंट्स के हालात देख सके। इस तरह इनडायरेक्ट होना चाहिए। और डायरेक्ट तो यही है कि पेशेंट्स पेशेंट्स जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के सामने हो, तो फिर इसके बाद दिस परमिट्स द मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट स्टेटस अंडर बोथ रूटीन एंड इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस। और जब पेशेंट्स जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के सामने हो, वो उसको देख सकते हैं। तो इसके अगर पेशेंट्स को कोई इमरजेंसी पेश आ जाए तो जो प्रोवाइडर्स है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, उनको पता होगा, तो वो जल्द से जल्द वो इमरजेंसी जो है वो हैंडल कर सकती है। The preferred designs is to allow a direct line of vision between the patient and the central nursing station। और एक ऐसा नर्सिंग स्टेशन जो है, सेंट्रल नर्सिंग स्टेशन होना चाहिए कि पेशेंट्स और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उसके दरमियान कोई पर्दा ना हो, एक दूसरे को देख सको। In ICU with a modular design, patients should be visible from their respective nursing substations। जितने भी नर्सिंग सबस्टेशंस होते हैं ताकि पेशेंट्स उनको देखा जाए, उनको नज़र आ जाए। इसके बाद आते हैं सेंट्रल स्लाइडिंग ग्लास डोर्स एंड पार्टीशंस फैसिलिटेट दिस अरेंजमेंट इन इंक्रीज एक्सेस टू द रूम इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई डोर्स हो जो है वो स्लाइडिंग ग्लास डोर्स हो, जिसमें इनसाइड ग्लास के ज़रिए देखा जा सके, या पार्टीशंस हो, तो इसकी मदद से जो है हेल्थ केयर जो है वो पेशेंट्स को देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं एच इंटेंसिव केयर यूनिट मस्ट हैव। हर एक इंटेंसिव केयर यूनिट में, हर एक आईसीयू यूनिट में इलेक्ट्रिक पावर होना चाहिए, वाटर सप्लाई होना चाहिए, ऑक्सीजन, कंप्रेस्ड एयर और वैक्यूम होना चाहिए, लाइटनिंग, एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, ये सब जो है आईसीयू में बहुत लाजिमी है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट्स। इस पर पहले भी हमने बात की थी कि जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स है इसकी क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। जो 0 लेवल पर होते हैं वो नॉर्मल वार्ड में एडमिट करते हैं। लेवल 1 में यही है कि वो थोड़ा सा रेस्ट में होता है, इसलिए उनको क्रिटिकल टीम जो है वो केयर प्रोवाइड करते हैं। और जो लेवल 2 है वो मोर ऑब्जर्वेशंस उसके लिए होना चाहिए। लेवल 2 में यही है कि जब किसी पेशेंट्स के एक ऑर्गन
जो है वो पेल हो या फास्ट ऑपरेटिव केयर है तो वो लेवल 2 में है। और लेवल 3 में मल्टीपल ऑर्गन फेलर है। क्या है कि जब किसी पेशेंट्स के जो बेसिक रेस्पिरेटरी सपोर्ट है उसमें किसी कोई प्रॉब्लम हो या मल्टीपल ऑर्गन जो है वो फेल हो चुके हैं, वो अपनी जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं करते, तो इसको लेवल 3 में शामिल किया जाता है। कोर कॉम्पिटेंसीज में क्या है कि जो पेशेंट की केयर है, मतलब यही है कि हम किस पर फोकस करेंगे, पेशेंट्स केयर पे। मेडिकल नॉलेज, ऐसा पर्सन होना चाहिए जो क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करते हैं कि उसके पास मेडिकल नॉलेज हो, प्रोफेशनलिज्म हो और एथिक्स को फॉलो करें। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स उसके बहुत अच्छे हों, प्रैक्टिस बेस्ड लर्निंग उसके पास हो और इम्प्रूवमेंट हो, सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिसेस हो, तो अच्छा केयर जो है वो क्रिटिकली इल पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स मॉडल्स और आईसीयू एडमिशन। वाइटल साइंस, आईसीयू एडमिशन में उन वाइटल साइंस कैसे होना चाहिए। आईसीयू जो पेशेंट्स होते हैं उसके फर्ज जो है वो 40 से लेस कम होती है और या तो 150 से ज़्यादा होती है। जो सिस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर है वो 80 से कम या 20 से होती है और जो डिस्टोलिक है वो 120 से अपर होती है। और जो मीन आर्टेरियल प्रेशर होती है वो आईसीयू पेशेंट्स के 60 mmHg से कम होती है। और रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 35 ब्रीथ्स पर मिनट से ज़्यादा होती है। लेबॉरेटरी वैल्यूज़ क्या है, जो आईसीयू पेशेंट्स होता है उसकी जो सीरियम सोडियम लेवल होती है वो 110 mg पर लीटर से कम होती है या 170 से ज़्यादा होती है। सीरियम पोटाशियम जो है वो 2 mg पर लीटर से कम होती है या 7 से ज़्यादा होती है। और जो पार्शियल ऑक्सीजन है वो 50 mmHg से कम होती है और पीएच जो है वो 7.1 से कम या 7.7 से ज़्यादा होती है। ग्लूकोज लेवल जो है वो पेशेंट्स में 800 मिलीग्राम पर डील जो है वो 800 से ग्लूकोज जो लेवल है वो ज़्यादा होती है। सीरियम कैल्शियम लेवल जो है वो 15 से ज़्यादा होती है। टॉक्सिक लेवल ऑफ ड्रग्स और अदर केमिकल सब्सटेंसेस इन हीमोडायनामिकली और न्यूरोलॉजिकली कंप्रोमाइज्ड पेशेंट, और जो कंप्रोमाइज पेशेंट हो न्यूरोलॉजिकल या हीमोडायनामिकल उसके जो टॉक्सिक लेवल हो ड्रग्स के वो ज़्यादा होती है। सेरेब्रल वास्कुलर हेमरेज, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, टोमोग्राफी, इसकी क्या क्या होती हैं। सेरेब्रल वास्कुलर हेमरेज होती है कंट्यूजन्स और सबअर्कनाइड हेमरेज विद अल्टर्ड मेंटल स्टेटस। सबअर्कनाइड हेमरेज होती है या जो कंट्यूजन्स है वो होती है। उसके साथ साथ सबअर्कनाइड हेमरेज जब आ जाए तो इसके साथ जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। रप्चर वेसरा है वो रप्चर हो जाता है। ब्लैडर में रप्चर हो, लेवर में एजोफेजियल वेरिसेस या यूटेरस जो है इसमें रप्चर हो और ये इंस्टेबल होती है। ये सब है क्या है, ये जो आईसीयू में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उसके जो फाइंडिंग्स है वो इस तरह होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अगर आप चेक करें तो जो आईसीयू में जो पेशेंट्स होते हैं उसके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होती है। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन, उसके जो एरिथमियाज है, कम्प्लेक्स एरिथमियाज की वजह से मायोकार्डियल इन्फारेक्शन होगा, हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलर होगा, सस्टेन वेंट्रिकुलर टिकिकार्डिया हो गया उसको या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस होगा, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक विद हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी। और जब हीमोडायनामिक में इंस्टेबिलिटी आ जाए तो इसकी वजह से कंप्लीट हार्ट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। फिजिकल फाइंडिंग्स, एक्यूट ऑनसेट के दौरान हम फिजिकल फाइंडिंग्स क्या होगी, अनइक्वल प्रीफिल्स इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। अनकॉन्शियस पेशेंट में जो कि पीपल है वो अनइक्वल होगा, बंस कवरिंग जो है वो 10% से ज़्यादा होगा, एनोरिया होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस होगा, कोमा होगा, कंटिन्यूअस सीजर्स, और इसके साथ साथ जो साइनोसिस है वो होगा, कार्डिक टेम्पनेट होगा। और इनोरिया क्या होती है, तो इनोरिया मैं आपको ये बताता हूँ कि इनोरिया क्या है। इनोरिया यही है जब यूरिनेशन न हो या यूरिन जो है वो पास न हो। जो इनोरिया में यही है कि जब यूरिन जो है वो पास नहीं होती तो इसको इनोरिया कहते हैं। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ये है कि एयरवे में कोई जो है क्या आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, कोई जो है ऑब्स्ट्रक्शंस जो है वो आ जाए, तो इसको कहते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। और कोमा यही होता है कि जब कोई पेशेंट्स जो है वो बहुत क्रिटिकल इंजरी में हो जाए, पड़ जाए या एक ऐसा ट्रॉमा उसको आ जाए जिसकी वजह से वो कोमा में चला जाता है। इसके बाद कंटिन्यूस सीजर्स आते हैं, बार बार जो है सीजर्स के जो झटके होते हैं वो आ जाते हैं। साइनोसिस क्या है,
साइनोसिस जो है, जब ब्लूइश कलर म्यूकस मेम्ब्रेन पे ब्लूइश कलर आ जाए तो इसको साइनोसिस कहते हैं। और इसके साथ साथ कार्डिक जो है क्या होते हैं टेम्परेंट, कार्डिक टेम्परेंट जो है मतलब ये है कार्डिक टेम्परेंट एक मेडिकल या ट्रॉमेटिक इमरजेंसी होती है, और उसमें क्या होती है जो फ्लूइड्स होते हैं वो प्री कॉर्डियल सेक में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और जब कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाए तो इसकी वजह से शॉक आ जाता है, इसको कहते हैं कार्डिक टेम्परेंट। इसके बाद आते हैं इंटेंसिव मॉनिटरिंग इज जनरली रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। आप कौन कौन से केसेस में इंटेंसिव मॉनिटरिंग होना चाहिए? जब क्रेनियल न्यूरोसर्जरी हो तो इसमें भी इंटेंसिव मॉनिटरिंग करना चाहिए। हेड इंजरीज आ जाए, इसके साथ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, इंट्यूबेटेड पेशेंट्स हो इंक्लूडिंग जिसके ट्रिकोस्टोमी हो जाए, मेजर ट्रॉमा पोस्ट ऑपरेटिवली, एब्डोमिनल सर्जरी फॉर अ कंडीशन नेग्लेक्टेड फॉर मोर देन 24 आवर्स, चेस्ट ड्रेन इन द फर्स्ट 24 आवर्स, वेंटिलेशन डिफिकल्टीज, एयरवे डिफिकल्टीज, ये सब जितने भी हैं इस सब जब इस केसेस के लिए हम क्या करते हैं इंटेंसिव मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट्स के। इन्फेक्शन कंट्रोल इन आईसीयू। अब क्या है वाई इन्फेक्शन कंट्रोल? क्यों हम आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं? क्योंकि आईसीयू में जो नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से हम कोशिश करेंगे कि पेशेंट्स को और पेशेंट्स को इन्फेक्शन से बचाया जाए। इंटेंसिव केयर यूनिट 10% of total beds, more than 20% of all nosocomial infection are acquired in ICU। ICU में 20% से ज़्यादा nosocomial infections acquired होती हैं। ICU acquired infections account for substantial morbidity, mortality and expense। जो substantial morbidity है, mortality है, उसके लिए उसकी वजह क्या है? ICU acquired infections। Improving infection prevention and control in critical care acts as a catalyst for improvement in the rest of the hospital। और जब क्रिटिकल केयर के जो प्रिवेंशन है इन्फेक्शन के और कंट्रोल है, ये एक कैटलिस्ट की काम करते हैं। किसके लिए? कि हॉस्पिटल के जो रेस्ट है वो इम्प्रूव किया जाए। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग इन इन्फेक्शंस। अब इन्फेक्शंस में कौन कौन से फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है? कंपेयर टू जनरल पेशेंट्स, पेशेंट्स इन आईसीयू है मोर क्रॉनिक। जनरल पेशेंट्स के मुकाबले में जो आईसीयू के पेशेंट्स होते हैं वो मोर क्रॉनिक, ज़्यादा क्रॉनिक जो है ज़्यादा रिस्क में होती है। उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसको जो है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन हो जाए। द हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ऑफ कैथीटर्स। आईसीयू में बहुत ज़्यादा कैथीटर्स जो है वो यूज़ हो जाते हैं। इसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री है उसको चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से हम इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। और जो मल्टी ड्रग्स जो रेजिस्टेंस है वो हम करते हैं मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस में क्या है? MRS है। MRS क्या है? मिथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरस। क्या है? मिथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और जो ER being isolated with increasing frequency in ICU। और जो मतलब VRE मतलब है विनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, उसको आईसीयू में हम क्या कर दें आइसोलेटेड विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इन आईसीयू, ताकि इस दोनों के जो है MRS है और VRE इसकी जो हम फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करें ताकि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जाए। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। अब इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए जो जनरल प्रिंसिपल्स होती है वो क्या क्या है? इन्फेक्शन कंट्रोल अ डिसिप्लिन डेट अप्लाइज एपिडेमियोलॉजिक एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू द प्रिवेंशन और रिडक्शन इन रेट्स ऑफ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है कि हम एपिडेमियोलॉजिक और साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं डिजीज़ के नोज़ोकोमियल नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के रेट्स को हम क्या करें थ्रू प्रिवेंशन रिड्यूस करें। इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स प्रोन टू reduce the rates of nosocomial infections and to be cost effective। इफेक्टिव इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम इसलिए करते हैं कि जो नोसोकोमियल इन्फेक्शंस हैं उसके रेट्स को कम किया जाए और कॉस्ट इफेक्टिव केयर जो है वो पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाए। इन्फेक्शन कंट्रोल इज अ की कंपोनेंट ऑफ द ब्रॉडर डिसिप्लिन ऑफ हॉस्पिटल एपिडेमियोलॉजी। और हॉस्पिटल एपिडेमियोलॉजी के जो ब्रॉड डिसिप्लिन है उसके की कंपोनेंट्स जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल है ताकि इन्फेक्शन जो है वो कंट्रोल किया जाए। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम। अब हॉस्पिटल के जो
कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, उसकी फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? एजुकेशन, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के बारे में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करे लोगों के सैनिटाइजेशन जो है वो यूज़ करे, हैंड हाइजीन करे, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू डिवाइसेस, डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्टेज, इस सब के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना ये हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, और जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोसीजर्स के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ जो है वो डेवलप करते हैं। सर्वाइलेंस जो हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल वाइड और जो टारगेटेड है इसके कंपेयर करते हैं, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। इवैल्यूएशंस ऑफ डिवाइसेस यूज्ड, क्लीनिंग इवैल्यूएशंस करते हैं जो डिवाइसेस हॉस्पिटल में यूज़ होती है, सर्जिकल में या आईसीयू यूनिट में या किसी और वार्ड्स में, तो उसकी चेकअप करते हैं कि आया ये क्लीन है या नहीं, डिसइंफेक्टेड है या नहीं, स्टेरिलाइजेशन हो चुकी है या नहीं। ओवर साइट ऑन द यूज़ ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स आ जाती है हॉस्पिटल में, तो उसकी चेकअप करते हैं कि आया इसमें नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के जो रिस्क है वो कितने परसेंट तक है, कितने रेट्स कितना है। रिव्यू ऑफ एंटीबायोटिक्स यूटिलाइजेशन एंड इट्स रिलेशनशिप टू लोकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न्स, और जो एंटीबायोटिक्स हॉस्पिटल में मौजूद होती है उसके यूटिलाइजेशन करते हैं, उसकी रिव्यू करते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स हॉस्पिटल में है ये इस पेशेंट्स को फायदा पहुंचाएगा या नहीं। हॉस्पिटल एम्प्लॉई हेल्थ, और जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हॉस्पिटल में जो एम्प्लॉयमेंट जो है वो एम्प्लॉय कौन करते हैं वो उसकी असेसमेंट करे, प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट, ताकि उनकी जो हेल्थ है वो प्रिवेंट किया जाए। आफ्टर एक्सपोजर टू आइदर ब्लड बॉर्न और रेस्पिरेटरी पैथोजेंस, और जब ब्लड बॉर्न को एक्सपोज हो जाए या रेस्पिरेटरी पैथोजेंस को जो है वो स्टाफ या एम्प्लॉय जो है वो एक्सपोज हो जाए, तो इसके बाद उसकी असेसमेंट किया जाता है ताकि उसकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमम लेवल या जिसकी हेल्थ जो है वो इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अब इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए कौन कौन से एरियाज होते हैं? 4 मेजर एरियाज जो है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए वो होते हैं। एक है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ये है कि हाइजीन जो है वो यूज़ करे, ग्लोव्स जो है वो यूज़ करे। आइसोलेशन प्रिकॉशंस जो है तीसरा है क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन और सर्वाइलेंस। स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस है अप्लाई टू ब्लड, ऑल बॉडी फ्लूइड्स, नॉन इंटेक्ट स्किन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन्स एंड सिक्रीशंस एंड एक्सक्रीशंस, सबको स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है वो अप्लाई किया जाता है।